हेलो डियर स्टूडेंट, वाईफाई पीसीएम मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2। इससे पहले लेक्चर 1 में हमने पढ़ाया था कि इसका इंट्रोडक्शन यानी कि जो चैप्टर 12 है, कक्षा 12 एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 का इंट्रोडक्शन, यानी कि अगर आप इंट्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ से एक लिंक मिलता है हमें, यानी कि जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, ठीक है ना। ये पता है आपको, पहले एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा। कुछ ऐसा रामबाण ट्रिक हो जो न्यूमेरिकल सारे हो जाए, लेकिन चैप्टर को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, डेरिवेशन को ध्यान से पढ़ते हो, डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ते हो, और जितने भी डायग्राम है उनको अच्छे से समझते हो, उनका मतलब क्या है भाई, डेरिवेशन दे दिए हैं। अब जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील बोर का परमाणु मॉडल, इन चीज़ों को दे दिया है, कोई ऐसी थोड़ी दे दिया है। इसका मतलब है अगर आप नील बोर का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, इस चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि दो चैप्टर अगर बात करो, परमाणु और नाभिक, यानी कि 12 और 13 दोनों चैप्टर का अगर मैं बात करूँ यूपी बोर्ड की, तो उसमें 8 नंबर का वेटेज है और बहुत ही सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं। बड़े आराम से आप इनको कर सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे लॉजिक्स हैं वो सारे मैं बताऊंगा चैप्टर के एंड में। पहले आपको चैप्टर पूरा देखना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है। बच्चे फिर भी न जाने 20 से 28 नंबर क्यों खो देते हैं, ये न्यूमेरिकल की वजह से। सिर्फ वो परिभाषा और डेरिवेशन पर डिपेंड होते हैं। अरे डेरिवेशन अगर आप कर लेते हो तो न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अल्फा कणों का प्रकीर्णन, जो रदरफोर्ड ने किया था। तो नॉलेज के लिए पहले आपको इस डायग्राम को, यानी कि इसका जो डायग्राम है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, और प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखना होगा कि हम सिर्फ डायग्राम को ही समझ के थ्योरी, देखो बड़े आराम से चुटकियों में लिख देते हैं थ्योरी को, कुछ भी नहीं है थ्योरी में। बस डायग्राम को देखो, जैसे जैसे डायग्राम में वर्क हो रहा है ऐसे ऐसे हम थ्योरी को लिख देते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले इसे प्रैक्टिकली, जो गीगर और मास्टर ने रदरफोर्ड के साथ जो इसके सहयोगी थे उन्होंने इसको समझाया था, तो इसका पहले प्रायोगिक व्यवस्थात्मक जो चित्र है उसको बना लेते हैं। उससे पहले हम इसकी जो मैनुअली है उस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कण है क्या, ठीक है। तो अल्फा कण क्या है, तो आपने सुना होगा हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक। और आपने ये भी सुना होगा हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, दो। तो ये जो अल्फा कण होता है हीलियम का ही नाभिक होता है। क्या होता है, ये हीलियम का ही नाभिक, यानी कि अगर हम बात करें तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं 2He4, ठीक है। कैसे लिखते हैं हम इसको, 2He4 अल्फा कण। और अगर हम बात करें कंप्लीटली तो ये धनावेशित कण होते हैं, और धनावेशित कण यानी कि 2H की यानी कि क्या, प्लस का 2 आवेश इस पर होता है, प्लस का 2 क्या होता है, इस पर आवेश होता है, ठीक है। प्लस का 2 आवेश इस पर होता है। और ये जो होता है हीलियम का जो द्रव्यमान होता है, मैंने बताया था 2He4, यानी कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना होता है, द्रव्यमान इसका एक, तो इसका कितना होता है 4, 2He4, यानी कि ये हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितने गुना होता है, 4 गुना। तो हीलियम का धनावेशित जो है ये नाभिक है, हीलियम का नाभिक है, उसे हम बोलते हैं अल्फा कण, ठीक है ना। आपको अल्फा कण के बारे में भी पता होना चाहिए, धनावेशित कण क्या करेगा वो प्रैक्टिकली इन चीजों को समझाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें जो हीलियम का जो अल्फा कण है, ये उत्पन्न कहां से होता है, तो ये उत्पन्न होता है रेडियो एक्टिव तत्वों से, ठीक है ना। ये किससे तत्व होता है, ये किससे, रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से तत्व होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा रेडियम, ठीक है ना। क्या होता है, रेडियम। रेडियम के बाद आपने पढ़ा होगा थोरियम, ठीक है ना। और आपने पढ़ा होगा पोलोनियम। ये जितने भी तत्व होते हैं सभी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। इनको अगर हम रख दें ऐसे ही तो स्वतः ही अपने आप इनमें से अल्फा कणों का उत्सर्जन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आपकी समझ में आया अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक जिस पर 2E+ आवेश होता है और जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 4 गुना होता है, ठीक है ना। तो आपने ये समझा। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैसे। तो मैंने बताया कि जो अल्फा कण कहां से निकलते हैं, किसी रेडियो एक्टिव तत्व से निकलते हैं, ठीक है। तो रेडियम, पोलोनियम, थोरियम, ठीक है ना, ये जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्वों को अगर हम बात करें, रेडियो एक्टिव तत्वों को अगर इनका डायग्राम अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें, ठीक है,
तो रेडियो एक्टिव तत्वों को एक विशेष प्रकार की बॉक्स में इसको रख दिया गया है, जिससे कि इधर उधर इससे निकलने वाले जो अल्फा कण है इधर उधर नहीं जाए, ठीक है ना। तो इनको एक किसी इस तरीके से बॉक्स में रख दिया है रेडियो एक्टिव तत्व को। अब यहां से रेडियो एक्टिव तत्वों से अल्फा कण निकलने स्टार्ट होंगे, ठीक है। यहां से क्या निकलने स्टार्ट होंगे, अल्फा कण, यानी कि अल्फा कण किरण, अल्फा कण किरण पुंज। यहां से अल्फा कण किरण पुंज निकलना स्टार्ट होगा, ठीक है। अल्फा कण किरण पुंज निकलना स्टार्ट होगा। अब जरूरी नहीं है कि यहां से इस तरीके से एक ही अल्फा कण किरण पुंज निकले, तो यहां से बहुत सारे अल्फा कण किरण पुंज निकलेंगे। मैं प्रैक्टिकली डायग्राम को इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको समझा रहा हूं। तो बहुत सारे अल्फा कण निकलेंगे, तो एक बहुत मोटा सा हमें क्या है, यहां से एक किरण पुंज प्राप्त होगा। अगर हम बात करें कि ये पतले करने हैं, तो हम इनको पतला करने के लिए इनके मार्ग में लेड की, यानी कि शीशे की ईंटें लगा देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से यहां पर लेड की ईंटें लगा देते हैं। आप इनको लिख सकते हो, किसकी ईंटें हैं ये, लेड की ईंटें, लेड की ईंटें लगी होती है, ठीक है ना। ये लेड की ईंटें हैं जो इस किरण पुंज को पतला कर देती हैं। अब ये किरण पुंज जैसे जैसे आगे चलता है, ठीक है ना, ये किरण पुंज जैसे जैसे आगे चलता है, तो इसके मार्ग में देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी। केमिस्ट्री का आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा कि जो पदार्थ होता है बहुत सारे परतों दर परत जमा करके एक पदार्थ क्या है बनता है, ठीक है ना। पदार्थ के बहुत सारी परतों को मिलाकर के एक पदार्थ बनता है। तो उन पदार्थों को इतना पतला कर दें, उस पदार्थ को हम इतना पतला कर दें, जैसे आपने देखा होगा चांदी की बरक आती है, बहुत पतली पन्नी आती है कि जो होती है पतली, क्या होती है, एक बरक होती है। और आपने क्या मेवा मिष्ठान पर भी वो लगा हुआ देखा होगा आपने। तो बहुत पतला हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो लोहा, सॉरी, जो क्या नाम है हमारा, जो सोना होता है, सोने को पीट पीट करके हम बहुत पतला बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने एक बात आपने देखी होगी कि यानी कि थोड़ा सा आप नॉलेज लगा सकते हो कि इस तरीके से बहुत सारे गोलों को मिला करके एक परत बनती है, ठीक है ना। और इन गोलों के बारे में साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, जिनका नाम क्या था, थॉमसन। यानी कि जो परमाणु होता है एक ठोस गोला होता है धनावेशित, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, तरबूज के बीज की तरह भांति। तो ये इस तरीके के गोले हैं, और इन गोलों को ऊपर इस तरीके से बहुत सारे गोले रख करके, इस तरीके से बहुत सारे गोले रख करके एक क्या बना ले हम, बुक की तरह का एक क्या बना ले हम, इस तरीके का बुक की तरह का एक पदार्थ बना ले। और इसका अगर हम इसमें से एक पेज, यानी कि पतला कर दें, इतना पतला कर दें, से पेज है एक पेज, तो एक पेज में क्या है कि जितने भी वो परमाणु हैं वो अकेले अकेले इस तरीके से फैल जाएंगे, यानी कि अकेले अकेले इस तरीके से फैल जाएंगे। तो वो उन्होंने क्या काम करा, जो रदरफोर्ड थे उन्होंने, और इनके जो क्या है दो स्टूडेंट थे या जो भी सहयोगी थे, गीगर और मार्सडन, उन्होंने उनके साथ इन्होंने ये प्रयोग किया था। तो इन्होंने इसको सोने की पन्नी को पीट पीट कर इतना एक तरीके से लेयर टाइप में बना लिया था, और लेयर टाइप में बना करके उसको अल्फा कणों के क्या है, उसको अल्फा कणों के मार्ग में रख दिया था, कि उसको अल्फा कणों के मार्ग में रख दिया था, ठीक है। उसको अल्फा कणों के मार्ग में इस तरीके से उसको रख दिया था, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा समझने की बात करो, ये इस तरीके से हम रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, हम इसको ऐसे रखेंगे तो ऐसे दिखेगा आपको, बहुत पतला ये। तो इसको भी अगर हम यहाँ से किसी से यहाँ पर इसको हम एडॉप्ट करा दें, यानी कि इसको किसी से स्टेबल कर दें इसको हम, तो जब इस पर अल्फा कण आपतित होते हैं, ठीक है ना, इस पर प्रकीर्णित होते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से थोड़ा सा आगे चलकर यहाँ पर हम एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं, जो जिसे हम बोलते हैं, तो हम ZnS जिंक सल्फाइड की क्या है, इस पर हम लगा देते हैं, एक परत लगा देते हैं, ठीक है ना, चढ़ी हुई होती है फोटोग्राफिक प्लेट। आपने देखा हो जो कैमरे वगैरह होते हैं उनकी जो रील आती थी, इस तरीके की फोटोग्राफिक प्लेट है। तो यहाँ से जो भी अल्फा कण पार इसमें से पन्नी से निकलेगा, इस तरीके से इस पर क्या बनेगा, वहां से ये चमकीली होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि जो अल्फा कण किरण पुंज है,
तो ज्यादातर उन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा जो कण है वो क्या है, इसके पार निकल जाते हैं। लेकिन कुछ अल्फा कण क्या होते हैं, थीटा एंगल पर यहां से क्या होते हैं, वो थीटा एंगल पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, जेडएनएस हम यहां लिख देते हैं, थीटा एंगल पर इससे प्रकीर्णित हो जाते हैं। और इसका जो संसूचन लिया जाता है वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा, ठीक है ना। ये क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दर्शी, ये है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो इससे इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। और ये पन्नी का जो साइज होता है 2.1 गुणा 10 की घात -7 मीटर की जो मोटाई की एक पन्नी होती। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हमारी सोने का, इसे हम बोलेंगे क्या है, ये यहाँ पर स्वर्ण पत्र, क्या है यहाँ पर, ये स्वर्ण पत्र, सोने का पत्र है। यहां से हमने उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ जो अल्फा कण है, वो थीटा एंगल पर क्या हो रहे हैं, यहाँ से प्रकीर्णित हो रहे हैं। लेकिन कुछ अल्फा कण थीटा से बड़े कोण पर भी यहाँ से पीछे की तरफ वापस हो रहे हैं, ठीक है ना। अल्फा यानी थीटा से बड़े कोण पर, यानी कि आप यहां से कह सकते हो 8000 में से एक, 8000 में से एक, ठीक है ना। बहुत सारी बुकों में अलग अलग टाइप से लिखा हुआ है। 8000 में से एक कण वापस लौट जाता है, ठीक है। 8000 में से एक कण वापस लौट जाता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, यहाँ पर अल्फा कण स्रोत है। अल्फा कण क्या है, ये स्रोत, अल्फा कण का क्या है, ये स्रोत, जहां से अल्फा कण निकल रहे हैं, अल्फा कण का क्या है, स्रोत है। तो आपकी ये समझ में आया होगा कि कुछ जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुंज चलता है, इस पर पन्नी पर टकराता है, तो इसका मतलब है, उन्होंने देखा कि ये कुछ अल्फा कण इस तरीके से डाइवर्ट क्यों होते हैं। इसका मतलब है कुछ तो है इसके बीच में, जिसकी वजह से ये जो प्लस आवेश है, यानी कि जो अल्फा कण है, यानी कि He2+ का जो आवेश का अल्फा कण है ना, 2 आवेश का जो कण है, +2 आवेश का जो कण है, ये डाइवर्ट क्यों हो रहा है, यानी कि पीछे की तरफ इस तरीके से देखा तो यहां से भी क्या हो रहा है, प्रकीर्णित हो रहा है, ठीक है ना। प्रकीर्णित हो रहा है, मुड़ने को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णित बोलते हैं। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, मुड़ने को, जो अल्फा कणों को जो मुड़ने को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। तो इस तरीके से प्रकीर्णित क्यों हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो है जिससे ये धनावेशित कण प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो क्योंकि आवेश में आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में फिजिक्स के में कि प्लस प्लस से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, प्लस प्लस से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। तो अगर हम इसका रियली में अगर डायग्राम बनाने की, इसका मतलब यहाँ पर कोई एक क्या है, हमारा परमाणु है। तो परमाणु का अगर हम डायग्राम बनाए तो इस तरीके से कोई हमने एक डायग्राम बना लिया। यहाँ पर प्लस प्लस क्या है, आवेश है, प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस प्लस आवेश हैं। और ये इस तरीके से हम देखें तो ये पूरा क्या है, यहाँ परमाणु, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये पूरा परमाणु। लेकिन यहाँ से जैसे ही इस पर अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं, ठीक है ना, अल्फा कण इस पर प्रकीर्णित होते हैं, जो अल्फा कण इसके नजदीक जाते हैं, यानी नाभिक के बिल्कुल नजदीक जाते हैं, वो तो बड़े कोण पर विक्षेपित होते हैं, ठीक है ना, विक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि विचलित हो जाते हैं बड़े कोण पर, यानी कि अल्फा से जो यानी कि 90 डिग्री से बड़े कोण पर क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। लेकिन जो थोड़ी दूर जाते हैं वो थोड़े छोटे कोण पर विक्षेपित होते हैं, वो थोड़े छोटे कोण पर विक्षेपित होते हैं। जैसे ही नाभिक से दूर जाते हैं तो वो थोड़े छोटे कोण पर विक्षेपित होते हैं। लेकिन और अगर नाभिक से दूर की बात करें तो वो कम क्या है, कम प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि कम वो पीछे की तरफ क्या है, वो कम मुड़ते हैं, ठीक है। पीछे की तरफ क्या होते हैं, वो कम मुड़ते हैं पीछे की तरफ। तो ये सभी क्या है, प्लस अल्फा कण है, ये सभी क्या है, अल्फा कण है, सभी अल्फा कण हैं, ये भी सभी क्या है, अल्फा कण है, ठीक है। और ये क्या है, नाभिक, बीच में क्या है, ये प्लस का नाभिक। इसका मतलब है उन्होंने देखा कि कुछ ही कण इसमें वापस होते हैं और कुछ कण थीटा से बड़े एंगल पर, थीटा से बड़े एंगल पर क्या है, यहां से विक्षेपित हो जाते हैं। इसका मतलब है कुछ तो है बीच में जो धनात्मक आवेश है, और इनको इन्होंने नाम दिया था नाभिक, यानी कि रदरफोर्ड को इसलिए फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है, यानी कि नाभिक की खोज इन्होंने ही की थी, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो प्लस से जितने यानी कि इसके नजदीक दूर गए और इतने ही कम डाइवर्ट, जो नजदीक गए देखो वो ज्यादा बड़े कोण पर क्या हो रहे हैं,
ये अल्फा कण है, ये क्या है, अल्फा कण। अल्फा कण जब इस पर हम क्या करते हैं, आपतित कराते हैं, प्रकीर्णित कराते हैं नाभिक पर, किसी परमाणु पर, तो वो कोई तो अल्फा यानी कि थीटा कोण पर डाइवर्ट होते हैं, कोई थीटा कोण से बड़े कोण पर डाइवर्ट होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर क्या है, इस परमाणु के बीच में क्या है, कोई नाभिक है। और इन्हीं बातों को हमें थ्योरी में लिखना है, और इसमें कुछ भी इस प्रयोग में नहीं है, ठीक है। थ्योरी हम लिख लेते हैं। चलिए, ये है थोड़ी सी थ्योरी जिसको मैंने नोट डाउन कर दिया है, क्योंकि लिखने में कम से भी कम मान के चलो तो 10 से 15 मिनट आपके निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसको समझेंगे, यानी कि कोई जो हमने इसमें प्रैक्टिकल किया था, अल्फा कण को किसी बॉक्स में इस तरीके से रखा था, वहां से कणपुंज चल रहा है और पतला हो जाता है लेड की ईंटों से, ठीक है। और यहाँ स्वर्ण पत्र लगा है जिसकी मोटाई है 2 पॉइंट और उसकी हद -10 मीटर स्वर्ण पत्र है। यहाँ से कुछ कण सीधे निकल जाते हैं, ज्यादातर सीधे निकल जाते हैं, और कुछ थीटा कोण पर विक्षेपित होते हैं, और कुछ थीटा कोण से देखो बड़े कोण पर, यानी कि लगभग 90 से बड़े कोण पर, यानी कि 8000 में से कोई एक अल्फा कण लौट जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ऐसा धनावेश है, क्योंकि अल्फा कण धनावेश के हैं, और धनावेश, और आपने आवेश के बारे में पढ़ा है कि धनावेश धनावेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक कोई परमाणु यहाँ बना दिया है इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर जो अल्फा कण जितने दूर होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। अल्फा कण कैसे निकल जाते हैं, यहाँ से सीधे निकल जाते हैं अल्फा कण। तो देखो, जैसे समझा है ऐसे ऐसे लिखना है। सिर्फ आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखना है कि सन 1911 में वैज्ञानिक रदरफोर्ड और उसके 2 सहयोगी थे, कौन कौन, गीगर और ई मार्सडन, 2 वैज्ञानिक और थे इनके साथ में, जो इनके स्टूडेंट लगभग इनको बताते हैं। अल्फा कणों के प्रकीर्णन द्वारा एक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है ना। एक मॉडल क्या क्या प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा गया। ये आप लिख लो, क्योंकि हम नोट्स में अगर हर चीज को भर देंगे तो बहुत बड़ा हमारा इरिटेटिंग नोट्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन कहा गया, ठीक है ना। जिसे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन किया गया, उन्होंने कुछ परिकल्पनाएं इससे निकाल के दी। तो सबसे पहला देखो, फर्स्ट, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से सीधे पार निकल जाते हैं। मैंने बताया अधिकांश जो अल्फा कण है वो स्वर्ण पत्र से क्या है, पार निकल जाते हैं। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो अल्फा कण है जो पार निकल रहे हैं, इसका मतलब है परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला। नंबर 1, नंबर 1 तो कॉन्सेप्ट ये है। अगर हम बात करें नंबर 2 की, तो कुछ अल्फा कण आप देखोगे कि थीटा कोण पर, यानी कि कुछ अल्फा कण थीटा यानी कि अपने मार्ग से छोटे कोण, यानी कि 90 अंश से कम, ये 90 अंश से कम है, बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है ना। विक्षेपित हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि अल्फा कण धनावेश होते हैं और बीच में भी कोई धनावेश उपस्थित है, इसलिए, ठीक है ना। जो दूसरे धन आवेश का प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि जो दूसरे धनावेश द्वारा क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। इससे यह निष्कर्ष निकाला, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, आप जोड़ सकते हो कि रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला, एक नाम और इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बड़ा करने के लिए आंसर, लेकिन जितना आंसर लिखो छोटा लिखो और स्मार्ट लिखो, ठीक है। जो टीचर की समय भी आए एग्जामिनर की में, परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के अंदर छोटे से स्थान पर केंद्रित होता है। अब इसका मतलब है इन अल्फा कणों से पता लग गया कि धनावेश तो है, लेकिन छोटे से किसी केंद्र पर संकेंद्रित होता है। छोटे से क्या है, स्थान पर, ठीक है ना। छोटे से स्थान पर क्या होता है, वो संकेंद्रित होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो थर्ड स्टेप उन्होंने लिखा है, इसका मतलब है जरूर निश्चित इसके बारे में होगा, जो बड़े कोण पर है, ठीक है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से 90 अंश से अधिक कोण पर वापस लौट जाते हैं। कुछ कण यानी कि 8000 में से कुछ एक कण, इसका मतलब वापस लौट जाता है, इसका मतलब है बिल्कुल सख्त मना है पार निकलना। इसका मतलब है सख्त मना है तो नाभिक होता है बीच में और वो आवेश होता है, इसका मतलब है वो तुरंत उसको प्रतिकर्षित कर देगा, क्योंकि धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा ना। तो यहां से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, इससे ज्ञात होता है कि परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्रीय भाग में अति सूक्ष्म केंद्र, यानी कि बहुत छोटे स्थान पर होता तो है, लेकिन बहुत छोटे पर। इससे पता लगा कि होता है छोटे स्थान पर केंद्रित होता हो, लेकिन यहां पर पता लगा कि बहुत ही सूक्ष्म के, कहां पर, सूक्ष्म स्थान में संकेंद्रित रहता है। इसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, लेकिन परमाणु की बताया था मैंने आपको, जो थॉमसन का मॉडल था उसकी त्रिज्या कितनी थी, -10⁻⁻10 मीटर। उसकी त्रिज्या कितनी थी, 10⁻⁻10 मीटर। मैंने यहाँ लिख दिया है कि यहाँ इसको इस तरीके से आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। 10 की घात कितनी, -10 मीटर होती है। अब बात करें त्रिज्या 10 कितनी होती है, जिसे हम नाभिक बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं हम, जिसे नाभिक बोल देते हैं, ठीक है।
अब जब कोई अल्फा कण स्वर्ण पत्र परमाणु से गुजरता है तो नाभिक के व्युत्क्रमण यानी कि गुजरता है तो उस पर नाभिक द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल, क्योंकि धनावेश धनावेश पर प्रतिकर्षित लगा रहेगा। और कूलाम के नियम में पढ़ा है आपने इस तरीके से, अगर दो यहाँ पर Q1 और Q2 हैं उपस्थित तो इसका मतलब F बराबर क्या होता है 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। तो बिल्कुल वही है, नीचे आर स्क्वेयर होता है, इसका मतलब ये है नीचे क्या होता है आर स्क्वेयर। तो कूलाम के नियम अनुसार नाभिक से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। शायद आपको ये नहीं दिख रहा होगा, ये तो दिख रहा है, व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। आपने पढ़ा हो कूलाम का नियम, ठीक है ना। तो कूलाम का नियम भी पहले से प्रूफ हो गया। अब बात करें जो इसका इनका फोर्थ जो संकल्पना थी, यहाँ पर हो गया फोर्थ, तो ये होगी हमारी कौन सी होगी यहाँ पर फिफ्थ संकल्पना थी रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग विभिन्न धातुओं पर किए, यानी कि सोने पर तो उन्होंने किए थे, उन्होंने चांदी पर भी किया था, और भी धातु होंगे तो यहाँ पर हम यहाँ पर आदि लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं यहाँ पर आदि, यहाँ पर हम आदि भी लगा सकते हैं, ठीक है। सोना चांदी और आदि पर किए, ब्रैकेट में है ये दोनों, ठीक है, किए और अनुमान लगाया कि भिन्न भिन्न धातुओं के लिए नाभिकों में आवेशों की मात्रा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। आपने पढ़ा होगा किसी का आवेश कितना होता है, जैसे एल्युमिनियम का कितना है, ठीक है। सबका जो क्या होता है आवेश होता है नाभिकों का, वो क्या होता है अलग अलग होता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना लिखना है और नंबर आपको जितना क्वेश्चन आया 5 का आता है, जितने का भी आता है भरपूर मिलेंगे, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ पढ़ना है इस चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक